गुड इवनिंग गाइस। देखिए बेटा, अभी तक हम मैथ पढ़ रहे थे, आज पढ़ेंगे हम हिंदी, क्योंकि आपका मंडे को एग्जाम है हिंदी का, है ना। चलिए बेटा, हिंदी पढ़ते हैं आज अपन, ठीक है ना। फिर आगे हिंदी के एग्जाम के बाद आपकी मैथ्स की क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेंगी, है ना। आगे आज हम हिंदी पढ़ते हैं ना। चलिए बेटा, देखिए पहले हिंदी में आप ये समझ लीजिए, देखिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। देखिए जरा, आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 75 मार्क्स का। कितने का रहेगा बेटा? 75 मार्क्स का। देखिए बेटा, 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें आपकी देखिए, इसमें आपके देखिए जो आपके चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर वाइज दिए हैं, उसमें से आएगा कम से कम 25 मार्क्स का। कितने का आएगा? 25 मार्क्स का। बाकी जो रहेंगे आपके, वो आएगा आपका ग्रामर। क्या आएगा? बाकी जो 50 नंबर का रहेगा वो क्या आएगा बेटा? आपका ग्रामर आएगा। ठीक है ना। इतनी बात समझे आप कि आपके 25 नंबर की कहां से आएगा बेटा? जो चैप्टर वाइज जो दिए हैं, आपके गद्य पद दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, चैप्टर दिए हैं, वहां से आएगा आपका 25 नंबर का। ठीक है बेटा। और आपका बाकी का जो 50 नंबर का पेपर है वो कहां से आएगा बेटा? सारा का सारा ग्रामर से आएगा। कहां से आएगा? ग्रामर से। तो ये बात आप ध्यान में रखें बेटा, ठीक है ना। और आपके ये 25 नंबर जो है प्लस 25, ये 25 की आपकी प्रोजेक्ट फाइल जो है बनती है। क्या बनेगी? प्रोजेक्ट फाइल। ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल बन जाती है बाकी 25 नंबर की। ठीक है बेटा। चलिए देखिए जरा, अब हम इस पर काम करेंगे अच्छे से। देखिए जरा 25 नंबर, तो बेटा आप लोगों ने हिंदी का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करा है। आपके जो टीचर हैं स्कूल में, उन्होंने सारे चैप्टर वाइज पढ़ाए होंगे आपको, और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको याद करवाए होंगे, है ना। देखिए बेटा, अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। तो हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में हमको दिक्कत नहीं आती है ना बेटा। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेना, ठीक है ना। कुछ मोस्ट लगेंगे तो मैं लगवा दूंगा, है ना। बाकी आज हम क्या कर रहे हैं? हिंदी की कर रहे हैं ग्रामर बेटा, ठीक है ना। हम बात करेंगे ये 50 क्वेश्चन पे बात करेंगे अपन, सॉरी, ये 50 मार्क्स पर अपन बात करेंगे, है ना। 50 नंबर का, है ना। बाकी ये भी मैं लगवा दूंगा आपके 25 नंबर, है ना। चलिए ये देखिए, 50 नंबर की बात करें बेटा, तो इसमें आपकी ग्रामर आएगी, है ना। रस आएंगे, छंद आएंगे, अलंकार आएंगे, ठीक है ना। रस, छंद, अलंकार, ठीक है। आपका गद्यांश पद्यांश आएंगे, है ना। एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश भी आता है उसमें, ठीक है ना। और आपका क्या रहेगा इसमें? संधि समास हो गया, ठीक है ना। ये सब रहेंगे आपके, है ना। चलिए एक एक करके अपन टॉपिक वाइज सबको उठाते हैं, है ना। चलिए देखिए बेटा, पहले आप लोग ये निकाल लें पेज नंबर निकाल लें आप 24। देखिए इसमें क्या दिया है? हिंदी पद साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है। 110% क्वेश्चन पेपर में आने वाला है आपका। देखिए बेटा कौन सा क्वेश्चन आएगा पेपर में, देखिए जरा। इस बार क्वेश्चन आएगा आपका, पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए बेटा, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। क्या आएगा बेटा? प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए, ऐसा आ जाएगा। 4 विशेषताएं लिखिए। ओके बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रगतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। ओके बेटा। देखिए इन प्रयोगवादी 4 प्रयोगवादी कवि याद रख लेना, ठीक है। 4 प्रगतिवादी कवि याद रख लेना, है ना। और 4 कौन से रख लेंगे? नई कविता के 4 कवि याद कर लेंगे, ठीक है बेटा। कवियों के नाम लिख लेंगे। ओके चलिए आगे देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन यहां तक आपने कर लिए इन चारों के, इन
इन सबके चार चार प्रयोगवादी और आपके नई कविता वाले और प्रगतिवाद वाले चार चार कवियों के नाम अपन याद रख लेंगे, ठीक है बेटा, और उनकी रचना याद रख लेंगे। यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। तीन क्वेश्चन और 4 नंबर पक्के, समझ में आ गई। इनके चार चार कवियों के नाम भी लिखना है और उनकी रचनाएं भी लिखना है और इनकी विशेषताएं करना है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट अपन टॉपिक उठाते हैं अपना, चलिए बेटा रस टॉपिक उठा रहे हैं नेक्स्ट अपना, रस। कौन सा? रस। देखिए बेटा, चलिए टॉपिक है अपना रस। क्या है? रस, ठीक है बेटा, रस। चलिए रस देखिए, तो पहले देखेंगे बेटा रस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, रस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट आप बताइए कि रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन रहेगा अपना कि रस किसे कहते हैं। कमेंट बेटा, आइए बैठिए। इसको नीचे कर दो बेटा। देखिए देखिए जरा, बैठ जाओ बेटा, ठीक से देखिए जरा, रस किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आपका, रस किसे कहते हैं। देखिए जरा, पैनिक ना हो, है ना, एग्जाम को लेके पैनिक बिल्कुल ना हो, है ना, ध्यान से सुनेंगे, है ना, और जैसा बता रहे हैं वैसा आप लिखोगे, ठीक है ना। आपको परिभाषा लिखने के लिए रहेगा कि रस किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से, है ना, श्रोता के मन में, श्रोता या पाठक के मन में, ठीक है, जो श्रोता या पाठक के मन में भाव विभाव और अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तो एक आनंद की अनुभूति होती है ना, और वहां पर एक रस उत्पन्न होता है, ठीक है ना। भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है, का मिलाप होता है ना, तीनों वहां पे मिलते हैं और वहां पे एक रस की उत्पत्ति होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है ना। किसी अपनी भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं इसको, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से श्रोता को या पाठक को, है ना, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखिए, आपके रस कितने हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं आपके, रस कितने प्रकार के हैं, 10 या 9? कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के, बहुत बढ़िया। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 10। अब सभी रसों के, 10 रसों के अपन को स्थायी भाव याद रखना है। क्या करना है बेटा, 10 रसों के स्थायी भाव अपन को याद रखना है। चलिए पहला रस है आपका, पहला किसको ले लें बेटा, श्रृंगार रस को ले लेते हैं। पहला कौन सा ले लिया अपन ने, श्रृंगार रस। चलिए श्रृंगार रस देखिए बेटा, श्रृंगार रस कौन सा बेटा, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। चलिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की उत्पत्ति कहां होती है या श्रृंगार रस किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है ना। श्रृंगार रस किसे कहते हैं या श्रृंगार रस की उत्पत्ति कहां होती है वो बताना है, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है बेटा, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। देखिए देखिए श्रृंगार रस कहां है, किसी काव्य, किसी काव्य को या किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से श्रोता के मन में रति नामक स्थायी भाव का भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां पर क्या होता है बेटा, आपका श्रृंगार रस होता है, ठीक है। दो टाइप के रस होते हैं आपके श्रृंगार रस में, दो, एक संयोग श्रृंगार रस और एक है वियोग श्रृंगार रस, ठीक है बेटा। एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस। आगे बात समझ में, संयोग श्रृंगार रस कहां होता है बेटा, संयोग श्रृंगार रस वहां होता है जहां नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है ना, जहां पर नायक नायिका का मतलब होता है हीरो हीरोइन, है ना,
चलिए देखिए जरा, तो बात करते हैं अपन इस संयोग श्रृंगार रस कहाँ होगा। चलिए, तो देखिए बेटा, जब भगवान राम और माता सीता जी दोनों ने एक दूसरे को देखा था, है ना, तो किस तरीके से देख रहे थे, है ना, तब दोनों का मिलन हो रहा था वहां पर, है ना। तो वहां पे देखिए बेटा किस तरीके की पंक्ति यूज की गई थी, है ना। राम को रूप निहारिति जानकी, कानन के नग की परछाई, कानन के नग की परछाई, माते सभी सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाई। आई बात समझ में बेटा। चलिए नेक्स्ट अपना है कौन सा, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस कहाँ होता है, देखिए बेटा, जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का बोध होता है, क्या होता है, बिछड़ने का बोध होता है, यानी कि अलगाव का बोध होता है, यानी कि हमको पता चलता है वहां पर क्या होता है बेटा, आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। यहाँ पर कौन सा रहेगा, इसके लिए एग्जाम्पल देख लो बेटा। देखिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल है जब माता सीता जी वन में रावण उनको हर कर ले जाता है ना, तब वहां पर भगवान श्री राम है ना, जाते हैं ना जब माता सीता को ढूंढने, है ना, तब पहाड़ों से, पशु पक्षियों से, है ना, इन सबसे क्या पूछते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी किसी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग, तुम देखी किसी सीता मृग नैनी। आई बात समझ में, है ना। तो भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे खग, खग मतलब खरगोश, है ना, हे खग हे मृग, मृग मतलब हिरण, हे मधुकर श्रेणी, यानी कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां, चोटियां, है ना, तुम देखी किसी सीता मैनी मृग नैनी, तुमने कहीं सीता को देखा है जिसके नैन किसके समान है, हिरण के समान है। आगे बात समझ में बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला आपका कौन सा है बेटा, अगला अपन ले लेते हैं श्रृंगार रस के बाद में ले लेते हैं हास्य रस लेना है। चलिए देखिए बेटा, हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी नाटक या एकांकी, अपनी भाषा में बना सकते हैं परिभाषा, है ना, जब किसी नाटक एकांकी, है ना, आदि को या किसी वाक्य को पढ़ने या सुनने से श्रोता के मन में हास्य नामक स्थायी भाव का भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहां पर हास्य रस होता है, ठीक है, वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। चलिए जरा हास्य रस का देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लो बेटा। एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, पापा ने सिलवा दिए, पापा ने सिलवा दिए 2 शर्ट और 1 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा देख लो, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पे होने दो हुड़दंगा। आई बात समझ में,